एवरीवन, इट्स बायोलॉजी एजुकेटर रीता शुक्ला। वेलकम टू अनअकैडमी क्लास 12 चैनल बच्चा पार्टी। आपके लिए बहुत धमाकेदार एक सीरीज लेके आ गए हैं जो कि रैपिड रिवीजन सीरीज है। बहुत ही फटाफट आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। माइंड मैप के थ्रू हम लोग करने वाले हैं। तो माइंड मैप का आपका ये जो आउटलुक है, विदाउट फर्दर डिले आई एम स्टार्टिंग, वो हम ऐसे शुरू कर रहे हैं। और अगर आपको तो अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो कितनी तगड़ी होने वाली है, तो पहले तो लाइक कर दो, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। ठीक है, तो पहले लाइक करके हार्ट ड्रॉप कर दो, बाकी हम सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक बहुत बेसिक सा पोर्शन आता है कि हेल्थ है क्या, है ना। तो हेल्थ आपका क्या होता है बेटा, एक मिनट, हमने स्टार्ट तो किया वीडियो रिकॉर्ड करना। हाँ, सो हेल्थ हमारे पास है क्या। WHO बोलता है कि हेल्थ किसी भी इंसान का तब है जब वो हर एक एक्सपेक्ट में ठीक हो, रिप्रोडक्टिवली, फिजियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। ये हमारे WHO ने एक डेफिनेशन दे दी। ये हमें बार बार ह्यूमन हेल्थ हर जगह पढ़ाई जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारे पास क्या हुआ, हमारी कंट्री जब आज़ाद हुई ना बेटा, तो बहुत भयंकर रूप से हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगा। ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने लगा। तो एक हमारी फैमिली प्लानिंग करके एक हमारी कंट्री ने एक चीज़ स्टार्ट की, ठीक है, जो कि स्टार्ट की 19 फैमिली प्लानिंग 1950 में, 1951 में। ठीक है, ये इन्होंने स्टार्ट किया, जिसको आज के दिन में हम लोग किस नाम से जानते हैं, RCH प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ एंड केयर। अब क्या है कि इसके ना बड़ी ही अलग अलग चीज़ें हैं कि इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। मतलब कि बच्चे का कैसे ख्याल रखा जाए, मदर अगर प्रेग्नेंट कैसे ख्याल रखा जाए, बॉडी हेल्थ के बारे में बताते हैं, STDs के बारे में बताते हैं, और सेफ सेक्स कैसे किया जाए, सारी चीज़ें बताते हैं। बेबी के लिए फर्स्ट मिल्क की कितनी इंपॉर्टेंस है, सारी चीज़ें बताते हैं। तो बेसिकली जितने भी तुम NGO प्रोग्राम वगैरह, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट जो भी एजेंसीज देखते हो ना, बैनर वगैरह लगा के छोटे छोटे डॉक्टर वगैरह बैठे रहते हैं कहीं कहीं पे, वो सारे RCH प्रोग्राम के अंदर आते हैं। टीवी पे देखो जो एड्स वगैरह आते हैं कॉन्डम वगैरह के, रेडियो वगैरह पे आते हैं, हम दो हमारे दो, स्कूल पे जो पेंट वेंट करके लिखे रहते हैं, वो सारी चीज़ें जो भी अपने आप आस पास देखते हो, जो भी अगर रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड है, वो सारी हमारी RCH प्रोग्राम के अंदर आ जाती है। उसमें हमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी 2-4 पॉइंट आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात है नहीं। अब देखो, एक बहुत ही भयंकर यहाँ से एक परेशानी आती है। वो परेशानी कौन सी आती है, वो परेशानी आती है आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। ठीक है, होने क्या लगा कि हर चीज़ें धीरे धीरे सही होने लगी, हॉस्पिटल्स खुलने लगे और बच्चों की डेथ कम होने लगी। देखो, 2-3 कुछ मेजर चेंजेस आते हैं। जैसे कौन कौन से मेजर चेंजेस आते हैं, एक बहुत मेजर चेंज आया कि वो था मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट का डिक्रीज होना। मतलब पहले क्या होता था, पहले डॉक्टर्स वगैरह थे नहीं, तो बच्चे को जन्म देते देते या तो माँ की डेथ हो जाती थी या तो बच्चे की, तो उसको हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी रेट। तो IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये दो चीज़ हमारी ड्रॉप हो चुकी थी। तो मतलब अगर डेथ रेट भाई अगर घट रही है, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी ना इन रिटर्न। और एक चीज़ क्या होने लगा, इसका 2 रीज़न क्या था। एक था हमारी बेटर लिविंग कंडीशन, लोग को खाना वाना अच्छे से मिलने लगा, है ना। पहले हम लोग गुलाम थे, बेटर न्यूट्रिशन कंडीशन। फिर क्या होने लगा कि हम लोग बेटर लिविंग कंडीशन डाल दो, वो ज़्यादा बेटर है, हम लोग को अच्छे से खाना पीना मिलने लगा। फिर क्या, लोगों ने कहा अच्छा भाई ऐसा है, हमें तो कोई गम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे। सो लिविंग कंडीशन हमारे बेटर होने की वजह से, ठीक है, हमारी कंट्री ने शुरू तो किया सबसे पहले सारे प्रोग्राम कि भाई बच्चे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सारी चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, आप पढ़ाई वगैरह पे ध्यान दो, हर चीज़ पे हमारी कंट्री ने शुरू किया। पहली हमारी कंट्री थी जिसको इस बारे में पता भी था कि हाँ भाई एक एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में रूल्स जो हैं अगर उतने लग जाएँ तो हम कहीं और बात ही क्या हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हुआ क्या, लेकिन देखा जाने लगा कि जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी, कुछ डेटा तुम्हारे NCERT में दिया है, 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 में 6 बिलियन थी, 2011 में 7.2 बिलियन थी। इंडिया की पॉपुलेशन उस जगह पर अगर आप देखो तो इंडिपेंडेंस के टाइम मतलब कि आपका लगभग 350 मिलियन थी, नियरली 350 मिलियन थी। 2000 पहुंचते पहुंचते 1 बिलियन, 2011 तक पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट थी वो लगभग 2% बोले तो एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज 2%, थोड़ा कम 1.7%। 2011 के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया का हर 6th इंसान को पकड़ लो तो वो इंडियन होगा। तो हमने कहा भाई ये तो बहुत भयंकर तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इसको हम लोग बोलते थे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, रैपिडली अगर पॉपुलेशन बढ़ जाए तो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएंगे। उसके रीजन क्या क्या है कि भाई मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डाउन हो गई, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट डाउन हो गई, साथ में हमारी लिविंग कंडीशन बेटर हो गई, उसके बाद ये सारी हमारी डेटा मिल गई। तो अब आते हैं कि इसको प्रिवेंट कैसे करें। ठीक है, ये तो हो गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का रीजन हो गया बॉस, है ना। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन हो गए कि क्यों हम इसको करें।
अब अगर हम आपको इस थर्ड पॉइंट पूछ लें कि हमारे पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को सही करने का सॉल्यूशन क्या है ना, क्या क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो। आप ऐसे तो किसी को बोल नहीं सकते हो कि हाँ भाई अभी तुम्हें कॉपुलेशन ही नहीं करना, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, प्रोटेक्टेड सेक्स करो, ठीक है। और बाकी तो हाँ, लोगों की शादी थोड़ा लेट से कराओ, लोगों को पता होना चाहिए कि भाई आप मतलब जो है ऐसे ही बच्चे बाल विवाह मत करा दो, नहीं तो उसमें बच्चे को प्रॉब्लम, मदर को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेसिकली एजुकेशन बढ़ा दो, जब लोग को पता होगा इट्स नॉट गुड, आपके एक बच्चे हैं उनका आप अच्छे से पढ़ा लिखा रहे हो, उनका अच्छे से ख्याल रख रहे हो, वो बेटर चीज़ है इन कंपेरिजन टू 12 बच्चे होना। तो एक एजुकेशन देखा जाए तो हमारी हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुकेशन है आज के दिन में, ठीक है। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखो, अगर तुमसे कोई पूछ ले भाई पॉपुलेशन ही तो बढ़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, रहने की जगह नहीं मिलेगा, क्राइम रेट बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे को गोलियां मार देंगे, जो कि आज तुम देख रहे हो, है ना, रेप्स बढ़ेंगे, सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ेगा, हर कुछ बढ़ेगा। तो वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं, बहुत खतरनाक चीज़ है। तो इसी को रोकने के लिए जो एक बेसिक मेथड आ जाता है वो तो एजुकेशन और बाकी दुनिया जहाँ की चीज़ें साइड कर दो, तो एक जो मेन तुम्हारे यहाँ पे पढ़ाया गया है वो है हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़, कि हाँ भाई कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करो। व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉन्ट्रासेप्टिव बेसिकली बर्थ कंट्रोल के मेथड होते हैं। क्या होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं आपके बर्थ कंट्रोल के मेथड। बर्थ कंट्रोल के मेथड में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं बेटा? बर्थ कंट्रोल के मेथड में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है नेचुरल मेथड। क्या आ जाता है? नेचुरल मेथड। ये दोनों हमारे पास, ये तीन हमारे पास है नेचुरल मेथड, ठीक है। अब नेचुरल मेथड की एक खास चीज क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सिर्फ दिमाग लगाते हैं, इसमें कोई ना दवा यूज होगा ना कोई डिवाइस यूज होगा, मतलब कुछ भी हम लोग इसमें यूज नहीं करते। नेचुरल मेथड में सबसे पहले आ जाता है जिसको बोलते हैं कॉइटस इंटरकोइटस। इसमें कुछ नहीं है, इसमें कॉपुलेशन करते हुए मेल जो होते हैं जस्ट सीमेन निकलने के पहले, इंसेमिनेशन होने के पहले वो क्या करते हैं, अपने पेनिस को विड्रॉ करते हैं, मतलब ये टोटली मेल पार्टनर पर डिपेंड होता है। इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरकोइटस। मतलब ये क्या होता है, क्वाइटस बोले तो आपका क्या है, सेक्स इन नॉर्मल टर्म, उसको इंटरप्ट कर देता है बीच में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाइटस इंटरकोइटस या फिर विड्रॉल ऑफ पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। ये बहुत रिलायबल नहीं है भाई, कितना ही भरोसा आप कर रहे हो, कोई सही टाइम पे नहीं रिमूव किया तो वो तो हो गया ना प्रॉब्लम, तो ये बहुत रिस्की है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस ये होता है कि आपको पता है कि 14th डे पे किसी फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, 14th डे पे उसके ओवा सिक्रीट होते हैं, ओवा रिलीज होते हैं, ठीक है, ओवुलेशन। और स्पर्म क्या होता है, देखो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है कि सिंक्रोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि मेल और फीमेल का सेम टाइम पे ओविडक्ट पे पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं पहुंच पे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। 14th डे पे फीमेल रिलीज होती है, आई मीन ओवर रिलीज होती है। तो देखो 10th to 17 ये 7 दिन होता है जिसको फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लो 14 डे पे पहुंचा निकला, फिर 2-3 दिन तो फेलोपियन, 1-2 दिन फेलोपियन ट्यूब पहुंचने में लगा, फिर वहां पे वेट कर सकता है, स्पर्म 2-3 दिन पहले आके सर्वाइव कर सकता है ना, स्पर्म आके ही बैठा है। लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा स्पर्म नहीं सर्वाइव कर सकता। ओवा का भी वही है 3 दिन, तो 3 दिन इधर कर लो, 3 दिन उधर कर लो, 1 दिन सेफ पीरियड के लिए मार लो, 10 to 17 डे बस इसमें अवॉइड कर दो। बाकी अगर कॉइटस कर भी रहे हो तो स्पर्म जाएगा बट ओवर रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। लैक्टेशन एमनिया, लैक्टेशन एमनिया क्या होता है, ये सिर्फ उन फीमेल के लिए होता है जिन्होंने अभी अभी बेबी को बर्थ दिया है, ठीक है। जब बच्चे को बर्थ देती है फीमेल, तो फीमेल की बॉडी में बेटा क्या होता है, फीमेल की बॉडी में आपका बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। जब भी प्रोलैक्टिन अगर आपका हाई होता है तो आपका GnRH लो, FSH लो, LH लो, ये सारे हार्मोन के लो होने की वजह से आपका ओवुलेशन ही नहीं होता। जब ओवुलेशन है ही नहीं है तो ओवर रिलीज ही नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही चलता है, उसके अलावा नहीं। और ये भी बहुत सारे के सारे, इनकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारे मेथड बहुत रिस्की हैं, ठीक है, इनमें फेलियर का कोई भी गारंटी नहीं है। बट सबसे बेस्ट क्या है भाई, पैसा खर्चा होना नहीं, प्रिवेसी पूरी है, दिमाग लगाओ। ये उनके लिए सही होता है जिनकी शादी वादी हो चुकी है, सोचे कि हाँ भाई हम 2 ही बच्चा करेंगे, बट अगर फेल भी हो गए, 3 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट बाकियों के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल मेथड है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या है, इसमें कॉन्डम्स को यूज कर लो, ठीक है। इट्स बेसिकली फिजिकल मीटिंग को रोकता है, डायफ्राम, सर्विकल कैप और ये सारी चीजें, ये फीमेल कॉन्डम हो गई और ऊपर वाले मेल कॉन्डम हो गए। अच्छा, स्पर्मिसाइडल क्रीम और जेलीज और फोम्स, ये 3 चीज आपके बैरियर मेथड के साथ में, मतलब मान लो कॉन्डम है, कॉन्डम के आसपास लगा के तब पीनस में इंसर्ट किया जाता है, जिससे उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो ये एक आपका यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम आते हैं ओरल पिल। देखो ओरल पिल में क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, या तो इसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन यूज होता है या फिर एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, कभी भी एस्ट्रोजन अकेले नहीं यूज होता, ठीक है।
इनको यूज करते हैं। ये आपके क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोक देता है। मतलब ये क्या करता है, सर्विकल म्यूकस के साथ छेड़खानी कर लेता है, जिसकी वजह से स्पर्म की एंट्री को या तो रिटार्ड कर देता है और या फिर आपकी इम्प्लांटेशन मतलब एंडोमेट्रियम को ढंग से बनाता ही नहीं कि इम्प्लांटेशन ही ना हो पाए। तो जब इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम बेबी आ भी गया तो क्या ही हो जाएगा। अच्छा, यही सेम बेसिस पे, यही सेम चीज पे हमारा दो चीज और वर्क करता है। क्या? यही जो इसका सेम बेसिस है, ऐसे ही हमारे पास एक वर्क करता है। कौन सा? वो है आपका इम्प्लांट। इम्प्लांट में क्या होता है, स्किन के अंदर लगा देते हैं, ठीक है। एक होता है इंजेक्टेबल। दोनों में ही बेटा क्या होते हैं, सेम मैकेनिज्म होती है जो ओरल की होती है, कि या तो स्पर्म की एंट्री को स्लो कर देगा सर्विकल म्यूकस के साथ छेड़खानी करके, और या तो इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगा, ठीक है। ये दोनों चीज, ये तीनों में। फिर ओरल का फायदा क्या है? ओरल का फायदा ये है कि ये डेली लेना पड़ता है, इसका नुकसान। इंजेक्शन का क्या है, 2-3 महीने काम करता है, इम्प्लांट तो 2-2, 3-3 साल काम कर जाता है। जिसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए वो इम्प्लांट, नहीं तो इंजेक्ट, नहीं तो ओरल। ओरल में एक बहुत अच्छी सी चीज है, ठीक है। इसमें एक आ जाता है, इसमें लेते कैसे, इसमें 21 डेज तक कॉन्टिन्यूअस लेते हैं, फिर 7 डेज का गैप करते हैं। इसमें एक होती है सहेली, ओरल में एक आती है सहेली नॉन स्टेरॉइडल पिल है। ये वंस अ वीक पिल होती है, स्टेरॉइडल पिल होती है। ये क्या है, वंस अ वीक है। ये सबसे बेस्ट है। क्यों सबसे बेस्ट है? क्योंकि ये एक तो लेना कम पड़ता है, दूसरा इसका इफेक्टिवनेस ज्यादा होता है, तीसरा इसका क्या होता है कि आपका ये उतना ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देती है, ठीक है। तो सहेली का ये कहाँ पे बना था? ये बना था CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, है ना, लखनऊ में बना हुआ है। तो इस चीज को याद रखना। इसकी मैकेनिज्म अलग होती है, इसकी मैकेनिज्म आपकी नॉर्मल ओरल की तरीके से सेम नहीं होती है। अच्छा, कॉन्डम का एक ब्रांड बड़ा फेमस है जिसको हम लोग बोलते हैं निरोध। निरोध क्या है, एक ब्रांड है कॉन्डम का, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम आ जाते हैं क्या वो बच्चों, अब हम आ जाते हैं आईयूडीज पे। किस पे आ जाते हैं? आईयूडीज। अच्छा देखो, एक कॉन्ट्रासेप्टिव की मैकेनिज्म ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इसको हमने डिटेल में आपके लिए एक चार्ट दे दिया है, ठीक है, छोटू सा चार्ट है। ये देखो, ये तुम यहां से लर्न कर लो, तुम्हारा लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा, जो भी सेम चीजें हैं जो मैंने भी यहाँ पे बताई, ठीक है। बट अभी ये 20 मिनट सीरीज है तो हम बहुत ज़्यादा वक्त इस पर दे नहीं सकते हैं। बाकी वन शॉट आपके लिए अवेलेबल ही है 40 मिनट वाला। ये तो भाई 20 मिनट में लग नहीं रहा है पूरा होगा, बट चलो देखते हैं। आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हमारी क्या होती है? ये बेसिकली बच्चों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए यूज होती हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस बच्चों के बीच में स्पेसिंग देने के लिए यूज होती हैं। मोस्ट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव यही है। इसमें 3 आती है, एक आती है नॉन मेडिकेटेड, है ना, एक आती है कॉपर रिलीजिंग, एक आती है हमारे पास हार्मोनल। नॉन मेडिकेटेड वाले की खास चीज क्या होती है? फैगोसाइटोसिस करती है, ये स्पर्म को किल कर सकती है, ठीक है। हार्मोनल ये मेनली इम्प्लांटेशन पे फोकस करेंगे, ठीक है। कॉपर टी क्या करते हैं? स्पर्म की कॉपर टी हमारे पास क्या करते हैं? ये स्पर्म की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को डाउन कर देते हैं और उनकी मोटेलिटी को डाउन कर देते हैं। ये इम्प्लांटेशन के से छेड़खानी कर देते हैं हार्मोनल वाले, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारी आईयूडी है, इसको हम लोग इमरजेंसी पिल के तरीके से भी यूज कर सकते हैं अगर हम 72 आवर्स ऑफ कोइटस के अंदर अगर हमने इंसर्ट कर दिया तो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बहुत तगड़ा मेथड जिसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड की प्रॉफिट क्या है कि ये आपका परमानेंट होता है, परमानेंट मेथड होता है। इसकी ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक है कि भाई ये आपका पुअरली रिवर्सिबल है, मतलब एक बार तुमने करा लिया गए, फिर पुअरली रिवर्सिबल है। और जबकि आपको पता है कि रिवर्सिबिलिटी एक अपनी एक अच्छी क्वालिटी होती है आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या क्वालिटी है? चीप हो, सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, नो इंटरफेरेंस विद द सेक्सुअल डिजायर, और तीसरा चीज क्या है? रिवर्सिबली, जब हम चाहें बच्चा कर भी सकें, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर ले जीवन में होना। इसमें 2 होती है, एक होती है ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होती है और एक होती है हमारी वैसेक्टॉमी जो कि हमारी कहाँ पे होती है? मेल में होती है। ट्यूबेक्टॉमी अगर हम एक बात बोले तो ट्यूबेक्टॉमी बच्चा हमारे पास क्या होता है? यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, ठीक है। यहां पे हमेशा याद रखना मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, ओवुलेशन नहीं होगा। यहां पे भी स्पर्म बनेंगे, है ना, सीमेन रिलीज होगा, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं एक बहुत अच्छा सा टॉपिक पे, वो आ जाते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस क्या है? बेसिकली बेबी के आसपास एक फ्लूइड होती है, एमनियोटिक फ्लूइड होती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर, उसे फ्लूइड को निकाल के क्रोमोसोम पता करना है। जब आप क्रोमोसोम पता कर सकते हो तो आपको क्या होगा? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पता चल जाएगा, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं एट द सेम टाइम। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसकी वजह से हमने इस पर सेक्सुअली बैन कर रखा है, ठीक है, पार्शियली बैन है ये इंडिया में, ठीक है। क्यों बैन है? क्योंकि लोग करते क्या आते हैं
कि इससे बेबी का जेंडर पता करके और उसके बाद फीमेल को डिसाइड करा देते थे। अगर फीमेल है तो उसको क्या करते, उसको अबॉर्ट करा देते थे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया की रह चुकी है। अगर हम आ जाते हैं एमटीपी, एमटीपी इज बेसिकली क्या, इंटेंशनल, आप चाहो तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सको, ठीक है। ये लीगल है इंडिया में लीगल हुआ है अभी कुछ दिन पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी कोई हटाना चाहे तो एमटीपी कर सकता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका मिसयूज कर रहे हैं किसमें, फीमेल फर्टिसाइड में। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर से करा रहे हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है। मतलब हमेशा के लिए रिप्रोडक्टिव आपका जो होता है वो डैमेज कर देते हैं। एमटीपी में क्या होता है, बहुत बार सर्जिकल होता है, बहुत बार दवा दे देते हैं, पिल, बेसिक पिल यूज कर लो तो भी अगर जल्दी में है तो वो भी आपके टर्मिनेट कर देती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एसटीडीज में। एसटीडीज में आपको पता है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्व्स, क्लैमिडोमोनास, ट्राइकोमोनासिस, ये इतने सारे हैं, जिसमें से सिर्फ हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्व्स, एचआईवी, ये नॉट क्योरेबल। ये तीनों क्योरेबल नहीं है, बाकी सारे क्योर हो सकते हैं। इनको ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होगा ही, ठीक है। उसके बाद अगर किसी का फ्लूइड ट्रांसमिट हो गया, ब्लड हो गया, एक्सचेंज हो गया, निडल यूज कर ली, ये सारी चीजें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसमें कोई बहुत दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। एसटीडी में एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अर्ली सिम्टम्स होते हैं कि दर्द हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर स्वेलिंग हो जाती है जेनिटल रीजन में। फीमेल में तो पता भी नहीं चलता है कि एसटीडी हुआ है, ठीक है। और अगर लेट से पता चलता है उसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, उसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसऑर्डर हो सकता है ना, या फिर आपके बच्चे का बर्थ हुआ तो डेथ बर्थ, जिसको स्टिल्ट बर्थ बोलते हैं, या फिर मिसकैरेज बार बार होता जा रहा है ना, या फिर आपका एक टॉपिक प्रेगनेंसी बेसिकली इम्प्लांटेशन कहीं और हो जाना रादर देन आपका यूट्रस में इम्प्लांट होने का। कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक का, ये फीमेल के अंदर प्रॉब्लम है। तो भाई डरना नहीं है, अगर जाओ डॉक्टर के पास जाओ, थोड़ा सा भी सके तुरंत पता करो, क्योंकि फीमेल में प्रॉब्लम ये है कि उनको खुद को पता नहीं चलता और ट्रांसमिट कर रही होती हैं। प्रिवेंशन का क्या तरीका है, प्रिवेंशन का तरीका बहुत सिंपल सा है कि मल्टीपल पार्टनर अवॉइड करो, है ना, कॉन्डम का यूज करो, थोड़ी बहुत आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, और उसके बाद अगर जैसे ही पता चल जाए तुरंत डॉक्टर को दिखाओ, और सिरिंज या निडल जो भी है अगर कहीं पे आप जा रहे हो, मेक श्योर वो आपकी स्टेराइल हैं, वो खराब नहीं है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे से टॉपिक पे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड बर्थ टेक्नोलॉजी। ये क्यों आती है, क्योंकि हमारी इनफर्टिलिटी होती है। इनफर्टिलिटी इज बेसिकली अगर जब कोई कपल जो हो वो आपके बच्चे ना कर पाए इन स्पाइट ऑफ हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स, उसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी में हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास एक तो है कि बहुत बार ट्रीट हो जाती है, मतलब डॉक्टर को दिखाओ ठीक हो जाता है, मेल फीमेल दोनों में से किसी एक में भी इशू हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होती है, कभी कभी आजकल हमारा टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुका है, असिस्टेड बर्थ टेक्नोलॉजी नाम की कुछ होती है जिससे बच्चे किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो ART का लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि ये बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, दूसरी चीज पैसा बहुत लगता है, तीसरी चीज ये आपका क्या है, सिर्फ बड़े बड़े शहरों में अवेलेबल है। बहुत छोटे कस्बे में आप जाओगे तो आपको ART नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी जितना है भाई हेल्प तो कर ही रहा है, तो इसको पढ़ लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला हमारे पास मेथड आ जाता है, वो आ जाता है हमारे पास जिफ्ट, है ना। एक हमारे पास आ जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये एक तरीके का एम्ब्रायो ट्रांसफर का मेथड है, ठीक है। ये एक तरीके का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें हस्बैंड या डोनर से स्पर्म लेके और फीमेल से ओवा लेके फर्टिलाइज करा लेते हैं। जाइगोट जब आपका होता है, जाइगोट से अप टू 8 सेल्ड स्टेज, अप टू 8 सेल्ड स्टेज तक इसको क्या करते हैं, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बेबी के अंदर प्रॉपर्ली, मदर के अंदर प्रॉपर्ली वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ये कब करते हैं, ये जब मेल में प्रॉब्लम होती है, ये जब मेल में प्रॉब्लम होती है। देखो नाम आ रहा है स्पर्म, जहां पे स्पर्म आ रहा है मतलब ये मेल वाला का प्रॉब्लम है ना। मेल को क्या हो गया, या तो उनके अंदर स्पर्म ढंग से नहीं बन रहे हैं, या फिर उनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो चुका है, इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। एक हो जाता है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर क्या है, एक तरीके का ये भी एम्ब्रायो ट्रांसफर मेथड है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मोर देन 8 सेल्ड है तो उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना, क्योंकि मोर देन 8 को अगर हम कहीं और ट्रांसफर करेंगे तो वहीं पे इंप्लांट हो जाएगा और इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। जिफ्ट हम लोग कब करते हैं, जिफ्ट हम लोग तब करते हैं जब फीमेल जो है कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, जब फीमेल आपकी ओवा नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन वो फीमेल प्रॉपरली सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है आपकी इम्प्लांटेशन के लिए। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर उन फीमेल के लिए बिल्कुल भी नहीं जिनकी फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है ना। इसमें इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब इनमें बस हम क्या करते हैं, किसी और की बॉडी से ओवा निकाल के किसी और की बॉडी में डाल देते हैं, बाकी इसमें नॉर्मल मेथड से ही कॉपुलेशन होके इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है।
अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट AI। AI क्या है? ये भी जब मेल में प्रॉब्लम होती है, यूज्ड बाय फीमेल ओनली, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब फीमेल में यूज होती है, लेकिन ये कब होती है? जब मेल में इशू होता है, व्हेन मेल हैव इशू, है ना? क्यों? क्योंकि आपका मेल में ही तो इंसेमिनेशन का काम तो मेल का ही है और फीमेल के अंदर होता है, तो इस सेंस में वहां पे लिखा है कि यूज्ड बाय फीमेल ओनली। उम्मीद करते हैं आपको ये क्विक वन शॉट पसंद आया है ना? और थैंक यू सो मच। और अगर आपको पसंद आए तो ऐसे ही लव, हार्ट और इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करो, तो हम आपको और सारे चैप्टर का रैपिड रिवीजन ऐसे ही लाएंगे। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय,